हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज का लेक्चर आपका सीडीपी की सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है। तो नेक्स्ट वन इज एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से जो आपके अलग अलग बैकग्राउंड के जो लर्नर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं जो उनके इश्यूज हैं। ठीक है, फर्स्ट वन विल बी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटीज ऑफ सिचुएशन इंटरवेंशन आउटसाइड एंड इनसाइड द क्लासरूम। ठीक है, कि सिचुएशंस वगैरह क्या है वहाँ पे, कोई बुली वगैरह तो नहीं हो रहा, तो उन सब का ध्यान कौन रखेगा? आप लोग। ठीक है, देन इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एआई एम्फेसाइज बेनिफिट फॉर टू ऑल पीपल्स। एआई वाले कौन से? हम्म। तो वो तो दिक्कत है ना, तभी तो हम टीचर को तो एजुकेट कर ही रहे हैं ना, इसीलिए तुम लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ मैं एजुकेशन टीचर के लिए। फिर प्रिंसिपल्स वगैरह के पास जो भी है आपका क्लेम कर सकते हैं। देन सपोर्ट फॉर ऑल एम्फेसाइजिंग बेनिफिट टू ऑल पीपल्स। ठीक है, ऑल पीपल्स की तरफ बात हुई है कि सारे जो बेनिफिट हैं वो हर किसी को मिले। ठीक है, जो सपोर्ट है या जो भी इंस्टीट्यूट है उसको उस हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ब्लाइंड है तो उसकी भी बुक्स कौन प्रोवाइड करेगा? इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर कोई डेफ है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज सब आपको ही लानी पड़ेगी। देन सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंड करके डाइवर्सिटी सेलिब्रेटिंग का मतलब क्या है कि इट इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ डाइवर्सिटी वेयर यू आर एडमायरिंग द डाइवर्सिटी। कि ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से है, आई एम नॉर्थ इंडियन, यू आर साउथ इंडियन, वी कैन लर्न विद फ्रॉम ईच अदर मैनी थिंग्स, वी हैव डिफरेंट कल्चर। डोसा कहाँ से आया है नॉर्थ इंडियन तो नहीं है, इट इज़ साउथ इंडियन ओनली। ठीक है, देन अगेन उनको नान वगैरह के बारे में पता चल जाएगा जो हमारा नॉर्थ इंडियन कुजीन है। तो ये सब क्या है? हाँ। हाँ, तो अभी क्या है, दे आर सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी। वी आर डाइवर्स, टू स्टेट्स मूवी आई थी ठीक है, दोनों ही बिल्कुल डाइवर्स थे, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, बट स्टिल दे मैनेज्ड। तो सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी सो दैट अगर आप डाइवर्सिटी को एडमायर करोगे तभी ये हो सकता है कि आप साथ में शांति से रह सको। अगर आप डाइवर्सिटी को हॉस्टाइल तरीके से देखोगे, अरे नहीं, जैसे यूजुअली देर इज अ थिंग कि साउथ इंडियंस जो हैं वो खुद को द्रविडियंस हैं वो, एंड वी आर आर्यंस, राइट? हम आर्यंस हैं, तो द्रविडियंस आज भी ये मानते हैं जो आर्यंस है वो इंडियंस नहीं है। ठीक है, वो हमें आज भी सही नहीं मानते। तो दे हैव द थिंग कि उनकी जो रेस है उसको आर्यंस खराब कर देंगे। ठीक है, उनकी रेस को। और इसी रीजन से जो हिंदू हैं इनफैक्ट वो भी वहाँ पे एंडोगेमी प्रैक्टिसाइज करते हैं। साउथ इंडिया में कजन्स कैन मैरी इवन ब्राह्मण्स लाइक द मुस्लिम डू, वो भी करते हैं, वो भी इन फैमिली करते हैं। यही उसका रीजन है, दे डोंट वांट देयर जीन्स टू गेट स्पॉइल्ड बाय अस द आर्यंस। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एंडोगेमी प्रैक्टिसाइज करते हैं कि हम यहाँ से बाहर रहे। ठीक है, तभी वो उसमें एक साउथ इंडियंस आर्यन ये क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडियंस को लेके थोड़ा सा हॉस्टाइल शो होते हैं। वहाँ पे अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे ना, कोई घास नहीं डालता भाई नॉर्थ इंडियंस को, कोई भी घास नहीं डालता। आई हैव सीन पीपल जो ये बोलते हैं कि यार वहाँ का तो एरिया बड़ा खराब है, वहाँ पे अगर नाई ने दुकान शट कर दी ना तो वो सामने लेटा रहेगा लेकिन वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, दैट पीपल विल डू हेल्प कि हाँ चलो हम कर देते हैं, अभी आया है तो कर देते हैं, इसकी इमरजेंसी कितनी ही इमरजेंसी हो, बंद करके लेट गया ना, लेट गया वो, ही विल नॉट गिव अ डैम कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या ज़रूरत है या कुछ नहीं है, वो इतने, हाँ वो इतने ज़्यादा आपके लिए नहीं है एडमायरिंग या आपको लेके वेलकमिंग नहीं है। सेम गोज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न्स, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न्स हैं, ये भी इतने ज़्यादा एडमायरिंग नहीं है। हाँ, इनको भी ये है कि बाहर रहो भाई, ये हमारा पर्सनल स्पेस है। वो जो ट्राइबल्स है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं वो भी ऐसी हैं। तो ये क्या है कि वो डाइवर्सिटी को बेसिकली एक वो नहीं कर रहे, एडमायर नहीं कर रहे कि चलो हम भी कुछ चीज़ सीख लेंगे, यहाँ आए हैं टूरिज्म बढ़ रहा है ये सब हो रहा है, नहीं भाई, उन्हें नहीं बढ़ाना। नॉर्थ इंडियन कितने, साउथ इंडियन जो है वो दिल्ली में सेटल्ड है। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न को नेपाली नहीं कह देते हम, बट दे आर इंडियंस ओनली। वो तो ऑफेंड तो होंगे, वो भी तो इंडिया के ही है। तुम उन्हें कैसे नेपाल के बता देते हो, चाइनीज बोल देते हो उन्हें आगे क्या है, यूनिफाइंग द सिस्टम, कि जो भी सिस्टम है उसको एक जगह इकट्ठा करके लाए तो भी आपका ये एक बेनिफिट होगा। देन स्ट्रेस ऑन आउटकम। अब स्ट्रेस ऑन आउटकम का मतलब क्या है, दो टर्म आती हैं, वन इज इक्वेलिटी, ठीक है, वन इज व्हाट, एंड अदर वन इज इक्विटी।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, इक्विटी एंड इक्वेलिटी? ट्रीटिंग इक्वल्स, देन नहीं, इक्विटी इज अ टर्म बेसिकली, इसका कुछ मीनिंग होता है। तो जहाँ हम बात करते हैं, एक होता है हमारा इक्वेलिटी, एक होता है इक्विटी। तो इसको एक चीज़ से समझो कि देखो, सपोज सपोज कि दो लोग हैं, तीन लोग हैं, ठीक है, यहाँ में ये एक विंडो है, ये आपका एक विंडो हो गया। अब हर किसी को ऊपर देखना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम हाइट के बॉक्सेस रख दिए, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इसकी तो हाइट छोटी है, तो ये पर्सन एनी हाउ नहीं पहुंचा, ठीक है, सपोज। देन ये वाला जो पर्सन है आपका, इसकी हाइट थोड़ी सी ठीक थी, तो इसे थोड़ा सा दिख गया। थर्ड पर्सन जो है, उसकी प्रॉपर हाइट है, वो अपना यहाँ से प्रॉपर चीज़ों को देख रहा है। ये बेसिकली आपका क्या है, इक्वेलिटी। हमने सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। इज दिस वन इज बेनिफिटिंग दिस पर्सन? उसको कुछ दिखा है? नहीं दिखा। तो इक्वेलिटी, जब हम किसी भी ऐसी चीज, ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है, जब उसे हम उसे ऊपर लेके आते, तो हम इक्विटी की बात करते रादर देन इक्वेलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यही तीन लोग हैं, ठीक है, ठीक है, यही तीन लोग हैं, तीनों को ही दिखाना है हमने, ठीक है। सपोज इसका जो है हाइट जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसको हमने कम दे दिया, ठीक है। इसकी थोड़ी सी छोटी थी, तो इसको हमने एक स्टूल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसकी बहुत ही छोटी है, तो इसको हम तीन स्टूल ऐड कर देंगे। ये क्या है, इक्विटी। ये क्या हो गई, इक्विटी। बहुत लोग बोलते हैं ना, कोटा क्यों दे दिया, कोटा क्यों दे दिया, कोटा क्यों दे दिया। इक्वल ट्रीट करने से उनकी एम्पावरमेंट नहीं होगी। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कोटा है वो बेसिकली दिया तो आपका एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए था, ठीक है। अब रिसेंटली कोई भी गवर्नमेंट उसे हटाएगी नहीं, रीजन बीइंग की वोट बैंक, ठीक है। अभी कुछ हद तक अपलिफ्टमेंट हो चुकी है, रूरल एरियाज में जो है वहाँ नहीं हुई है, वो चीज़ हम बोल सकते हैं। तो कोटा अभी भी नीडेड है, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना उस टाइम पे नीडेड था। तो कोटा इज ऑल अबाउट बीइंग दिस इक्विटी। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है, you can only positively discriminate people on the basis of age, gender, caste, sex, ये सारा जो भी है आपका उस पे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी इक्वेलिटी हो गई, ट्रीटिंग एज इक्वल्स। ये आपका इक्विटी हो गई। टर्म में इज इक्वेलिटी इज ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल्स, इक्विटी इज ट्रीटिंग एवरीवन एज पर देयर नीड्स। उनकी नीड क्या है ना, नीड की यहाँ बात आई, क्योंकि इनको ज़्यादा नीड थी तीन बॉक्स की, तो हमने इन्हें तीन बॉक्स दे दिए। हमारा मेन मोटिव क्या था कि उन्हें बाहर दिखाना, तो हमने तीन बॉक्स एक को दिए। अल्टीमेटली इक्विटी कैन इजीली रिजल्ट टू इक्वेलिटी, बट इक्वेलिटी कैन नेवर। समझे, इक्वेलिटी को होने में वक्त लगेगा, या वो होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा आप एक एक स्टूल लगाते रहोगे, ठीक है। एक इसको दिया, एक इसको दिया, फिर एक इसको दे 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 दिया, कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? नहीं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू गो अपवर्ड। तो वो चीज़ आपकी चलती रहेगी। इसी रीज़न से आपका जो ये है, मतलब इक्वेलिटी में जो अपर क्लास है वो हमेशा अपर ही रहेगी इफ़ यू आर ट्रीटिंग देम एज इक्वल्स। तो इक्विटी पहले देनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद यू कैन गो फॉर इक्वेलिटी। इसी वजह से कोटा पहले लगा है, कोटा इज फॉर इक्विटी, कोटा हट जाता है देन दे विल बी ट्रीटेड एज इक्वल्स, ठीक है। तो इक्वेलिटी, इक्विटी किसके लिए यूज़ हुई है आपकी, उन्हें ऊपर लाने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। और इक्वेलिटी किसके लिए यूज़ हुई है आपकी, आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। देन ये क्या है, इक्विटी की जहाँ हम बात करते हैं, वाई स्ट्रेस ऑन आउटकम। इक्विटी में हमने क्या देखा, हमने आउटकम पे ध्यान दिया कि भाई सबको दिखना चाहिए। हमने रिसोर्सेज पे ध्यान दिया, रिसोर्सेज तो हमारे ज़्यादा लग गए, एक को तीन स्टूल दिए, एक को दो दिए, एक को एक स्टूल दिया, ठीक है। वैसे में तीन स्टूल देने चाहिए थे, हमने तीन स्टूल एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये आउटकम पे स्ट्रेस करेगी इक्विटी,
कि हमारा आउटकम शुड बी द वन जहां पर हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। हाँ, रिजल्ट हमारा सही आना चाहिए, रादर देन द रिसोर्सेज। कोटा है ना, उन्हें एजुकेशन में भी कोटा है, परसेंटेज में भी कोटा है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वी आर स्ट्रेस्ड ऑन आउटकम्स, कि आउटकम ऐसे आने चाहिए कि भाई ये चीज़ हो जाए, नॉट द दिस वन। क्लियर है? ठीक है, अगर हम प्रोसेस पे फोकस्ड होते तो हम इक्वेलिटी की बात करते, क्योंकि वहां पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सीधा सीधा प्रोसेस के ऊपर, कि सबको एक तरीके से समान चीज़ें मिलनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, देन फोकस ऑन करिकुलम कंटेंट। ठीक है, अगेन करिकुलम कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो हर उसके लिए हो। ऐसा ना हो कि आप, जो मैं बता रही थी कि सपोज हमने अगर इसमें जो कंटेंट है उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ लिख दी कि मैकेनिकल फील्ड में सिर्फ लड़कियां जाती हैं, या नर्स का काम सिर्फ लड़कियां करेंगी, मैकेनिकल का सिर्फ लड़के करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल से ऐसे ऐसे दे रहे हैं तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहे हैं। तो हमें करिकुलम भी ठीक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करिकुलम में कंटेंट क्या क्या है। सिमिलरली जो कंटेंट है वो किसी के पर्सनल बिलीव्स को दिक्कत ना दे, बच्चे की नीड्स को कैटर करे, इजी से इजी लैंग्वेज में हो। क्योंकि अगर आप हाई लैंग्वेज लिख देंगे और एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो फिर क्या फ़ायदा है उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। तो करिकुलम भी कंटेंट का आपको ठीक रखना पड़ेगा। देन प्रोफेशनल एंड टीचर्स इन द पार्टनरशिप। वाई वी आर सेइंग कि काउंसलर्स को, साइकोलॉजिस्ट जो है बेसिकली, उनको स्कूल्स में एक एक हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट अब कंपलसरी हो चुका है, काउंसलर, कंसीडरिंग बच्चों की मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो वाई सो, एक टीचर के पास इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ से या एनजाइटी से या जो भी उसके अफेक्टिव मूड्स हैं उनके साथ डील कर सके, बच्चे के इंटरेस्ट को प्रॉपर देख सके, जो किस वे में है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट रन कर सके, कोई दिक्कत है तो उनको बता सके। तो ये क्या है, ये उसकी तरफ एक व्यू है। ठीक है, कि बेसिकली कि आपका टीचर्स और प्रोफेशनल जो है वो साथ में चले। सिमिलरली टीचिंग के लिए हमें आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगेन वी नीड हु प्रोफेशनल्स। ठीक है, मैं आती हूँ, मैं टीच करती हूँ, मेरा टीच करने के बाद कोई काम नहीं है। देन वी नीड प्रोफेशनल्स, जो आपके कौन है, विनोद। ठीक है, ये क्या करेंगे, एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके देंगे। सो वी नीड प्रोफेशनल। अगेन वो यूट्यूब प्रोफेशनल है, वो हमारे सोशल मीडिया मैनेजर टाइप है, तो वो बेसिकली हर एक चीज़ को देखेंगे, कब कंटेंट डालना है, कैसे डालना है। तो जब प्रोफेशनल नीड साथ में होगी तभी आपका काम जो है प्रॉपर हो पाएगा। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इज नीडेड, और एक टीचर प्रोफेशनली पूरे तरीके से नहीं आ सकता। ठीक है, एक जो एडिटर का काम है वो मैं नहीं कर सकती, वीडियो एडिटर का कुछ हद तक कर लूंगी, कितना कर लूंगी, रोज वीडियो शूट करनी है, फिर मेरा कंटेंट खराब होगा। तो स्पेशलाइजेशन है, तो इस वजह से आपका क्या है कि प्रोफेशनल जरूरी है काम करते टाइम, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, उन दोनों का साथ में आके काम करना जरूरी है। कोई अपैरेटस चलाना है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो गया, कोई साइंस लैब से रिलेटेड काम हो गया, लैब टेक्नीशियंस होते हैं हमारे पास डिफरेंट लैब में। अगेन लैब टेक्नीशियंस क्या है, वो प्रोफेशनल है, दे नो एवरी अपैरेटस, कहीं खराब हुआ है, कोई दिक्कत है। अब सिर्फ टीचर ही वो सारा काम कर रही है तो हाउ को, कैसे हो पाएगा? ठीक है, देन पेरेंट्स फॉर इंक्लूजन। अगेन जो बच्चे की ग्रोथ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, लर्निंग पेरेंट्स से। फर्स्ट टीचर हमेशा पेरेंट्स रहते हैं, तो पेरेंट्स का इंक्लूजन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में हम कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं, घर जाके पेरेंट्स उन वैल्यूज़ को ख़राब कर रहे हैं। अभी तभी अभी ना बच्चों के लिए भी टेस्ट होने लग गए, पेरेंट्स का टेस्ट होता है कि पेरेंट्स की क्या मेंटल कैपेबिलिटीज़ है बड़े बड़े स्कूल्स में। इसी रीज़न से पेरेंट्स के इंक्लूजन को लेके, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कि भाई कम्युनलिज्म गलत है, ये सब है। घर जाके बच्चा एकदम स्ट्रिक्ट कम्युनलिज्म वाली फैमिली में है, मतलब वो जो प्रॉपर वो नहीं होते, भगवा चोला पहन के और एकदम ही निकले हुए। ठीक है, तो वो क्या है, अल्टीमेटली उसकी लर्निंग क्या होगी, स्कूल से कम ही होगी। वहां पे जाएगा तो वो ऑब्वियसली कहेगा टीचर पता नहीं क्या पढ़ाती है, पापा सही कह रहे हैं। तो वो आपका वो चीज़ आ जाएगी। तो पेरेंट्स का इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बच्चे के अपब्रिंगिंग में एनी हाउ पेरेंट्स का हाथ बहुत ज़्यादा है। देन फोकसिंग ऑन सोशल इफेक्टिवनेस एंड इम्प्रूवमेंट। अब बच्चे को हमने पढ़ा दिया है लेकिन बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा है, क्या फ़ायदा है? सोशल इफेक्टिवनेस, अब मैंने बताया कि हमने कम्युनलिज्म में उसे सिखाया कि भैया देखो कम्युनलिज्म कुछ नहीं होता, सेकुलर है इंडिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब बच्चा घर से वापस सीख के आ गया है जय महाकाल राम राज्य, वो ये सीख के आ गया है। अब क्या है, उसने सोशली इस चीज को अप्लाई नहीं करा है, और जब तक कोई चीज सोशली अप्लाई नहीं होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी चेंज के लिए।
तो बच्चों को ये चीज़ समझानी हमारे हाथ में है, ठीक है। हमारे व्यूज़ आज चाहे कोई भी हो हमारी फैमिली से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है। शायद हम में से बहुत की फैमिली अभी भी ऐसी होगी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करती होगी, स्पेसिफिकली फ्रॉम फॉर द पीपल जो अपर कास्ट है, क्योंकि इट्स अ फैक्ट दैट थिंग्स आर ऑल अबाउट पावर। हाँ, नहीं, थिंग्स आर ऑल अबाउट पावर, ठीक है। पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर व्हाट, पावर। चाहे वो आपकी हार्ड पावर हो, जैसे आप वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हो कि कौन हार्ड करेंसी बन सकता है, इंडिया एक ग्लोबल कर ये बनेगा, वो क्या है, सब पावर के लिए ही तो लड़ रहे हैं। एंड इफ अ क्लास ऑलरेडी हैव दैट पावर, व्हाई शुड दे बी रेडी टू लीव दैट फॉर द सेक ऑफ सोशल कॉज। अगेन, अगर सोशल कॉज वो हो गया तो हम तो उनके इक्वल हो गए। जब पावर था हमारे पास तो हम क्यों देंगे? तो ये आइडियोलॉजी जो है वो आज भी है, स्पेसिफिकली इन द अपर क्लासेस। बहुत क्लियर कट है ये आइडियोलॉजी। तो ये चीज़ जो है, ये वाली जो आइडियोलॉजी है, ये क्या है कि सोशल इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर देती है। और ये ह्यूमन नेचर है। वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर पावर, फॉर सुप्योरिटी। चाहे वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आने के लिए कर रहा हो, चाहे वो बच्चा एजुकेशन में आगे आने के लिए कर रहा हो, चाहे तुम लोग सीटेट निकालने के लिए कर रहे हो। वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर सुपेरिटी, ठीक है। तो हर किसी को सुपेरिटी चाहिए। अगर सीटेट किसी का निकल गया और कोई कह दे कि भैया दे दो मेरे को अपना वो, और सपोज ये चीज होती हो कि तुम अपनी, सपोज एक बच्चे का नाम लिस्ट में वेटिंग पे है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया DSSB से, तुम अपना नाम वापस ले लोगे? ज्वाइनिंग नहीं करोगे जाके कि भाई ले यार तू पढ़ ले, तू मेरा दोस्त है, कोई नहीं, तू तू कर ले? नहीं करोगे। नॉर्मल सी बात है। सो दैट्स वाई ये जो चीज़ें हम सिखाते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। हम सबके घर में जो अभी लोग हैं उनका भी मेंटल जो है वो इतना ब्रॉड नहीं है पर्सपेक्टिव। वी हैव दादा दादीज एट होम, वी हैव नाना नानीज एट होम। उनसे पूछो कास्टिज्म, ऑन द पीक बताएंगे तुम लोगों को भी। हाँ बेटा, इनसे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? हमें फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दिस थिंग इफेक्टिवली। हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसको हम अप्लाई भी कर रहे हैं। अगर हम भी अप्लाई ना करते और घर वालों की आइडियोलॉजी पे अगर हम स्टिक रहते हैं तो कोई फायदा है? कोई चेंज आएगा? दे विल गेट डिस्क्रिमिनेटेड एनी हाउ। कोई शेड्यूल कास्ट से आ रहा है, तुम जाके बोलो अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम मेरे साथ कैसे बैठ गए, उठो डेस्क से। तो क्या होगा? बच्चा डिस्क्रिमिनेटेड फील करेगा और बच्चा आएगा ही नहीं। और सिमिलरली खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। फिर आधी क्लास कहेगी तू मेरे पास भी मत बैठ। तो ये बेसिकली क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है। तो इफेक्टिवली इन चीज़ों से अगर डील करना है और सोसाइटी को, मतलब स्कूल इफेक्टिवनेस और जो इम्प्रूवमेंट है इन सब से अगर डील करना है तो इस तरीके से ही होगा, एजुकेशन को अप्लाई करके। सिमिलरली स्कूल क्या है, समहाउ इम्प्रूव करता रहेगा हर एक चीज़ को, ठीक है। तो स्कूल किस लेवल तक इफेक्टिव है, किस लेवल तक वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है, चाहे वो सोसाइटी में ला रहा हो, चाहे बच्चे की ग्रोथ में ला रहा हो, वो चीज़ भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट फोकस्ड ऑन रोट लर्निंग ओनली। अगेन, वी शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन रोट लर्निंग ओनली। हमें एजुकेशन की बात करनी है, ना कि लर्निंग की। लर्निंग क्या है, एक नॉर्मल थिंग है। एजुकेशन क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, कि आपको पता है चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत है। चलो भाई आगे चलते। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम किस पे आ गए हैं? लर्निंग डिफिकल्टीज वाले पे आ गए हैं। पहले हम डिसएडवांटेज वाले पे थे, ठीक है। आगे अगेन वो जो दो एक्ट हैं आपकी, कौन सी वाली? NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, RT, राइट टू एजुकेशन, और राइट फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। डिसेबिलिटीज वाली जो एक्ट है इसमें भी अप्लाई होंगी, ठीक है। पीछे करा दिया तो इस वजह से मैं वापस उसे उठा के नहीं ला रही। देन अब हम तीन वर्ड देखेंगे, दैट इज इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अब जहाँ हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट क्या है? लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? या तो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, ठीक है। साइकोलॉजिकल कौन सा हो गया आपका? रिलेटेड टू मेंटल, ठीक है, IQ वगैरह कम है और समथिंग लाइक दैट। देन आपका फिजियोलॉजिकल कौन सा हो गया? सपोज हाथ नहीं है, पैर की डेवलपमेंट सही से नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें। एनाटॉमिकल, अगेन जो ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, कि पैर नहीं है या कुछ भी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कैन बी कि आपकी ग्रोथ ही नहीं हुई है उस तरीके से,
ठीक है, कोई भी डिफरेंस आपका हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट। कैन बी अ चाइल्ड विद ईयर प्रॉब्लम मे हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब ये जो है ये क्या करती है, ये इम्पेयरमेंट जो होती है ये क्या बनाती है, एक बच्चे को डिसेबल्ड बनाती है। ठीक है, कि वो एक पर्टिकुलर लेवल को रीच नहीं कर पाता जो नॉर्मल करता है। तो इम्पेयरमेंट रिजल्ट इन डिसेबिलिटी। ठीक है, लिख दूं यहाँ पे, तो इम्पेयरमेंट विल रिजल्ट इन डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी विल रिजल्ट इन हैंडीकैप। ठीक है, अब डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसीडर नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बींग। वो नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह क्यों नहीं एक्ट कर पा रहा, क्योंकि वो क्या है, इम्पेयर्ड है, इसीलिए अब वो किस में रिजल्ट हो गई है, उसकी डिसेबिलिटी में। कैन बी हियरिंग, कैन बी जो आपका बोलने वाला है। अब देखो, अ चाइल्ड विद ईयर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी करेक्टेड मे बी अनेबल टू हियर, ही वॉज हियरिंग ही हैज़ अ हियरिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, वो शायद सुन ना पाए, तो उसकी क्या आ गई है, हियरिंग डिसेबिलिटी आ गई है। अब हैंडीकैप की जहाँ बात करते हैं, द रिजल्ट व्हेन एन इंडिविजुअल विद इन इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी कैन नॉट फुलफिल। हैंडीकैप क्या हो गया, मतलब एक जो पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है, जैसे एक चाइल्ड है उसके पास ईयर प्रॉब्लम है, वो इज अनेबल टू हियर नॉर्मली, मे नॉट बी एबल टू गो फॉर अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, दिस कैन बी कंसिडर एज हैंडीकैप। हैंडीकैप हम किसे बोलेंगे, पहले इम्पेयरमेंट थी, इम्पेयरमेंट से क्या हुआ, डिसेबिलिटी आई कि वो हियरिंग वियरिंग नहीं कर पा रहा सही से। अब उस रीजन से वो बाकी लोगों से पीछे हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हैंडीकैप्ड। तो इन तीनों वर्ड में फर्क है, इम्पेयरमेंट विल रिजल्ट टू डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी विल रिजल्ट टू हैंडीकैप। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम बात, किसी में लिखा होता है कि एक, किसी क्वेश्चन में आता है कि एक पर्सन सही से सुन नहीं सकता, या उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है ईयर का, सपोज ईयर ड्रम उसके पास नहीं है, तो वो आपका किस में आया, इम्पेयरमेंट में आया, जहाँ उन्होंने बायोलॉजिकल चीज़ों की बात करी। देन अगर हम बात करें कि बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, अब ये क्या हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम जो भी आपका फिजियोलॉजिकल थिंग, ही इज़ नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, वो किस में आ गया। देन अगर हम बात करें कि एक पर्सन पहले से उसको सुनाई नहीं देता था और वो पढ़ाई में काफ़ी पीछे रह गया, या वो एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं जा पाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैंडीकैप। ठीक है, तो अब वो पर्सन क्या हो गया, पीछे हो गया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका किसमें, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में। क्लियर है, ये वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हम फिजिकली हैंडीकैप किसको बोलेंगे, जो फिजिकली नहीं कर पा रहा। ठीक है, मेंटली हैंडीकैप जो मेंटली नहीं कर पा रहा। देन और क्या क्या आता है, हियरिंग हैंडीकैप बोल सकते हैं, मोटर हैंडीकैप अगेन फिजिकल, जो सामान वामान उठाने का हो गया। ठीक है, सो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपकी इंपेयरमेंट्स रिजल्ट इन डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी विल रिजल्ट इन हैंडीकैप, तो ये चीज़ आप क्लियर रखें। ठीक है, इम्पेयरमेंट है फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स के लिए, या जो आपका इंटरनल फैक्टर है। डिसेबिलिटी इज फॉर द सेक ऑफ जो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है नॉर्मल रेंज में। ठीक है, और हैंडीकैप इज बेसिकली व्हाट, विच इज द रिजल्ट ऑफ दैट। आगे चलते हैं, चलो। अब टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, फर्स्ट वन विल बी द विजुअल इम्पेयरमेंट। अब एक चीज याद रखो कि सारी ही इम्पेयरमेंट एक तो आपकी पार्शियल होती है, एक आपकी फुल होती है, टोटल। ठीक है, पार्शियल क्या होगा, आई एम पार्शली बेसिकली आई एम विजुअली इम्पेयर्ड अ बिट, करेक्शन वगैरह लगा लेते हैं ना। ठीक है, अब ये क्या है, मैं खुद को नहीं बोल सकती इम्पेयर्ड, वाई सो, इट कैन बी करेक्टेड, तो आई एम नॉट इम्पेयर्ड प्रॉपरली। मैं नहीं बोल सकती खुद को, जस्ट बिकॉज मुझे चश्मा लगाओ मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। पार्शली भी नहीं बोल सकती, भाई मेरा करेक्ट हो गया, मेरा करेक्ट हो गया। अगर एक पर्सन है जिसकी एक आंख नहीं है, वो पार्शल है, पार्शली ब्लाइंड है। ठीक है, सिमिलरली कोई एक है जिसको कार्टरेक्ट वगैरह हो गया, जिसका हम विजन क्लियर ही नहीं कर सकते, वो भी क्या हो गया, पार्शियल हो गया, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ नहीं दिख रहा। अब ओल्ड एज में क्या होता है, हाँ,
ओल्ड एज का मतलब क्या हो गया, ओल्ड एज में बहुत से लोगों की देखने की चली जाती है क्षमता, ठीक है, और वो ठीक भी नहीं हो पाती, तो वहां पे विजुअली इम्पेयरमेंट हम बोल सकते हैं, जहाँ पे वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, विच कांट बी करेक्टेड। कुछ हद तक तो हम ट्राई करते हैं कि चीज़ें करेक्ट हो जाए, ठीक है। देन विजुअल इम्पेयरमेंट फुल भी हो सकती है, हाँ, कम भी हो सकती है, पार्शियल भी। देन हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की क्षमता, अगेन किसी को कम सुनाई दे सकता है, किसी को ज़्यादा भी, कैन बी करेक्टेड, नॉट बी करेक्टेड वाली बात आ जाएगी। देन फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे, जो आपका बॉडी से रिलेटेड है। कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो आपकी आईक्यू से रिलेटेड है। एडीएचडी, अब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, बच्चा बैठ ही नहीं पाता पढ़ने के लिए, ठीक है, पीपल नीड टू स्लो डाउन देम, उनके अलग पूरी एक प्रॉपर वो चलती है मेडिकेशन, सो दैट जो बच्चा है वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे, क्योंकि उस बच्चे को तुम 2 सेकंड छोड़ दो, बच्चा सब फेंक देगा। अटेंशन डेफिसिट होता है, वो अटेंशन कहीं नहीं कर सकता, प्लस हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, एक्टिव हाइपर होता है बहुत। हमने हॉस्पिटल में ऐसे बच्चों से डील कर लिया है। एक देर वॉज अ पर्सन जो 28 ईयर का था, एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी सिंस बर्थ। तो किसी भी टाइम चिल्ला रहा है, किसी भी टाइम कुछ कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें एडीएचडी के अंदर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है। अब कैन बी माइल्ड एज वेल, जहाँ पे बच्चों का ज़्यादा पता नहीं चलता, वो बच्चे अडाप्ट भी कर लेते हैं एडीएचडी वाले। कैन बी हाईएस्ट एज वेल, जहाँ पे उस बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन विल बी डिसलेक्सिया, ठीक है, ये वर्ड्स आ सकते हैं, इनके मीनिंग पूछा जा सकता है। डिसलेक्सिया इज डिफिकल्टी इन रीडिंग। सारे ज़मीन पर क्या था, डिसलेक्सिया था, क्या था, डिसलेक्सिया था, वो पढ़ ही नहीं पाता था, उसके वर्ड घूम जाते थे, उसने 2 को मारा, 2 ने 3 को मारा, आंसर आ गया ये, यही तो करता था बच्चा, तो वो क्या था, डिसलेक्सिया। डिफिकल्टी इन रीडिंग, प्रॉब्लम रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, स्पीकिंग, हर एक चीज़ में दिक्कत होती है बच्चे को। बेसिकली वर्ड कॉम्प्रीहेंशन इधर बच्चे का सही नहीं होता। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, टू मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ इट, है ना, कॉन्सोलिडेट करके, तो बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन यहाँ सही नहीं होता, तो बच्चा कभी वर्ड पढ़ नहीं पाएगा, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। देन डिसकैल्कुलिया, डिफिकल्टी विद मैथ, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम डूइंग मैथ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग टाइम, यूजिंग मनी, ये सब क्या है, डिसकैल्कुलिया, ठीक है। ये तो बहुत सारी वो होता है ना, लड़कियों को लगेगा मेरे को भी है, मेरे को भी, जिससे मैथ नहीं होता, है ना। कि हो सकता है हमें डिसकैल्कुलिया हो, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, है ना, सबको लग गया होगा अभी। हाँ। देन डिसग्राफिया, डिफिकल्टी विद राइटिंग, जो बच्चे लिख नहीं पाते, प्रॉब्लम विद हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। डिस्प्रेक्सिया, जो सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर होता है, जिसमें बेसिकली आपकी फाइन मोटर स्किल्स खराब हो जाती हैं, दे वॉन्ट बी एबल टू पिक द पेन, क्योंकि ये बहुत फाइन एबिलिटी है, ठीक है, उंगलियों से जो भी आप कर रहे हो, इट इज़ द फाइनेस्ट वन, आप सुई में धागा नहीं डाल पा रहे हो, तो ये क्या है, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम विथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटिरिटी, इन सब में उसे दिक्कत आएगी, किसको, डिस्प्रेक्सिया वाले को। देन डिस्फेजिया, देखो अफेजिया जहाँ पे आती है, अफेजिया इज ऑल अबाउट लैंग्वेज के साथ दिक्कत होना, उसको हम बोलते हैं अफेजिया, ठीक है। सो डिफिकल्टी विद लैंग्वेज, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, पुअर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कोई बोल रहा है तो समझ नहीं आएगा, और समझ में आ रहा तो उल्टा बोला नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। पीपल विल बी नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग, देन अगर कर भी लेते हैं तो वापस कैसे बात करेंगे, नहीं हो पाता बच्चों से। देन ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें बेसिकली हियरिंग डिफरेंसेस होते हैं साउंड में, ठीक है। प्रॉब्लम विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो क्या है, इनर स्पीच हमारी क्या होती है, पढ़ा चुकी हूँ मैं। क्या होती है इनर स्पीच, क्या होती है, हम कॉन्टिन्यूसली खुद से बात करते रहते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं। हैव यू एवर थॉट कि अगर लैंग्वेज ना होती तो हम कैसे करते, खुद से भी इंसान बात नहीं कर सकता अगर लैंग्वेज ना हो तो, फैक्ट है ये, ठीक है। सो अगर ये सोचो जिसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग दिक्कत है, वो बेचारा रीडिंग लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है उसे, वो खुद से बात नहीं कर पाएगा ढंग से, डिस्टर्ब्ड रहेगा पर्सन बहुत ज़्यादा। देन हाँ, देन विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो इंटरप्रेट नहीं कर पाते जो भी उनके पास विजुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होगी रीडिंग के साथ, मैथ, मैप, चार्ट, सिंबल, पिक्चर्स, इन सब के साथ दिक्कत होगी, ठीक है। सो ये अब बच्चे की कैसे टैकल करी जाएंगी, स्पेशल नीड्स हैं,
कैसे टैकल की जाएंगी? बच्चों के अलग अलग स्कूल्स होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स के, वो इन्हीं चीज़ों को टैकल करने के लिए होते हैं। उनको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि तुम ज़्यादा देर बैठ जाओ बट ये चीज़ कर लो, कि नॉर्मल में वो नहीं कर पाते। सारी ज़मीन पे यही तो दिखाया है। मे बी दैट पर्सन वॉज नॉट गुड विद दिस, डिसलेक्सिया था उसे, डिफिकल्टी इन रीडिंग थी उसके साथ, लेकिन वो ड्राइंग तो बहुत अच्छी करता था। तो हर किसी की एक अपनी जो है इंटरेस्ट है, तो बच्चे का फिर वो इंटरेस्ट फाइंड करके बच्चे को उसमें आगे बढ़ाओ, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ एक उसमें तो नहीं है, कमाई सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में तो नहीं हो सकती। अगेन हम हैं, कोई पढ़ाने का तरीका ढूंढ रहा है, कोई पढ़ के पीएचडी करने की कोशिश कर रहा है, देन कुछ लोग जो एक्टर बन गए हैं, कुछ लोग मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं। क्या है ये? डिफरेंसेस है हमारे इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटेलिजेंस कभी भी एक में नहीं होता। ठीक है, इंटेलिजेंस हमेशा क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मे बी आई एम नॉट गुड विद मे बी आई एम नॉट गुड विद डांस सिंगिंग एंड द अदर पर्सन इज, तो उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है मेरे से कंपेरेटिवली। वहीं अगर बात करेंगे कॉग्निटिव की, तो शायद उसका जो कॉग्निटिव है वो मेरे जितना नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा भी आगे पढ़ाई कर लिया, तो मेरा मेरे और उसका कॉग्निटिव लेवल यू कांट मैच। तो ये क्या होता है कि इंटेलिजेंट वो भी है, इंटेलिजेंट मैं भी हूँ, हमारी एक पर्टिकुलर फील्ड है, और ये फील्ड को जानना और इंटरेस्ट को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द सेक ऑफ आगे की जो आपकी प्रोग्रेस है उसके लिए। तभी जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं होता, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो बच्चे आ जाते हैं। अब उन बच्चों के साथ होता क्या है, आई हैव सीन पीपल जो सुसाइड केसेस में चले जाते हैं। अब एक ना चीज़ होती है साइकोलॉजिकल थ्योरी, एक कॉन्ग्रेंस की। ठीक है, पहले तो ये थैंक यू आ गया, वो मैं बता देती हूँ अभी। ठीक है, तो साइकोलॉजी की एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंस की, जहाँ कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ग्रेंस, व्हेन अ थिंग इज टोटली कवरिंग अदर थिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट। और अगर वो आधा कवर कर रही है तो पार्शली कॉन्ग्रेंट, और अगर वो प्रॉपर दूर है तो इनकॉन्ग्रेंट, हम वो चीज़ बोलते हैं। तो साइकोलॉजी की एक थ्योरी है कॉन्ग्रेंस की, विच सेज कि देर इज अ आइडियल सेल्फ एंड देन देर इज व्हाट वी कॉल रियल सेल्फ। ठीक है, हमारी दो सेल्फ होती हैं, देर इज अ आइडियल सेल्फ, देर इज अ रियल सेल्फ एज वेल। अब आइडियल सेल्फ आपकी क्या है, जो आप बनना चाहते हैं या जो आपको टारगेट दे दिया है। ठीक है, अब माँ बाप ने इतना ज्यादा बच्चे के दिमाग में भर दिया है, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। अल्टीमेटली उसके दिमाग में उसकी आइडियल सेल्फ क्या बन गई है, डॉक्टर। मे बी द पर्सन इज नॉट गुड विद बायोलॉजी, उसका नहीं है बायोलॉजी में इंटेलिजेंस, किसी भी रीजन से कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या है, ये जो आइडियल सेल्फ थी उसकी डॉक्टर की, सपोज ये हमारी डॉक्टर वाली सेल्फ है और पर्सन की क्रिएटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हैं, तो डॉक्टर और क्रिएटिविटी कहीं से लिंक खाती है, नहीं खाती। तो उसकी रियल सेल्फ तो ये हो गई, और आइडियल सेल्फ ये हो गई। आइडियल सेल्फ क्या हो गया आपका, डॉक्टर, और रियल सेल्फ क्या हो गया, क्रिएटिव। अब इन दोनों चीज में ये बताओ, ये इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसको अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज का नहीं पता, उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, व्हाट आई एम, व्हाट आई शुड बी डूइंग। जस्ट बिकॉज मेरे फादर डॉक्टर हैं, वो बोल रहे डजंट मीन आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। मे बी आई हैव सम डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड आई कैन परसू माई करियर इन दैट। ठीक है, मैं करियर अपना उसमें भी लेके चल सकता हूँ, वो फैमिली प्रेशर की वजह से यहाँ आ गया है, तो ये पर्सन कभी भी हैप्पी नहीं रहेगा, ये लाइफ में कभी भी हैप्पी नहीं रहेगा। ये अपने जो लेवल है प्रोग्रेस का, वो कभी भी उस लेवल पे नहीं लेके जा पाएगा जो ये वाला लेके गया है। मतलब सपोज एक पर्सन है जो है भी बायोलॉजी में भी अच्छा है, उसकी लेवल भी उसी हिसाब का है, और वो डॉक्टर भी बन रहा है, तो वो क्या है, उसकी आइडियल सेल्फ और उसकी रियल सेल्फ दोनों क्या हो गई यहाँ पे, सेम हो गई और आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये उसकी आइडियल सेल्फ है, इसी के नीचे उसकी रियल सेल्फ है, तो ये हमेशा हारमोनी में रहेगा। सिमिलरली क्रिएटिव है, पेंटिंग की साइड चला गया, डांसिंग की साइड चला गया, सिंगिंग की साइड चला गया अपनी एबिलिटीज को देख के, तो उसकी फिर आइडियल सेल्फ भी यहाँ आ जाएगी। तो द मोर द कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड द रियल सेल्फ, द मोर द पर्सन इज इन हारमोनी, और उसकी सक्सेस उतनी ज़्यादा ही अच्छी होती है। इसी वजह से बोलते हैं कि एक पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग फॉर द थिंग्स। अब हम हमेशा, एक ह्यूमन नेचर है, वी ट्राइव फॉर द बेस्ट, हमें ये बनना है, वी कंपेयर।
बट दो पर्सन डिफरेंट डिफरेंट कभी लाइफ स्टाइल में, लाइफ सिनेरियोज में कभी भी सेम नहीं हो सकते, अपब्रिंगिंग में सेम नहीं हो सकते. So there is no reason of comparing yourself with other. This is what it is trying to say. Maybe that person is congruent for that field. You are not. तो जितना आप जो कुछ बनने की सोचोगे उस लेवल में सोचोगे जो अपना यू कैन अटेन. नेवर गो फॉर अनरियलिस्टिक गोल्स, अदरवाइज ये चीज़ें होती हैं. दिस इज द रीजन पीपल डू सुसाइड. नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. अब ये जो यहाँ पे हिंड्रेंस है ना, कॉन्ग्रेंस की वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है माइंड में, वो इम्बैलेंस इस लेवल का हो गया कि लोगों से झिल नहीं रहा और पीपल टेंड टू सुसाइड. बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं. दिस इज द रीजन कि उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है दैट यू आर सक्सेसफुल ओनली इन दिस फील्ड ओनली. उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज तो देख लो कि बच्चे का क्या लेवल है. अगर बच्चे का नहीं कर पा रहा है तो वो आपके हाथ में. उसकी नहीं है भाई कैपेबिलिटीज, उसका नहीं है उस साइड पे इंटेलिजेंस, उसका कहीं और इंटरेस्ट वगैरह. पेरेंट नहीं समझते, ये दिक्कत हो रही है ना. ये पेरेंट्स को समझाना है, टीचर उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस. मोस्ट ऑफ द पीपल. कुछ लोग मेडिकल ले लेते हैं, कुछ वो नहीं होता. आर्ट्स क्यों ले ली, आर्ट्स तो कौन ही लेता है. ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत सुनते हैं. लेकिन आपको बच्चे का इंटरेस्ट देना. आर्ट्स वाले आईएएस नहीं बने बैठे क्या? डिस्ट्रिक्ट तो वही चला रहा है. और बाकी सब छोड़ो, अनपढ़ पॉलिटिक्स में नहीं है क्या? आईएएस भी उनके नीचे आते हैं. क्योंकि इंडिया में आप एक एजुकेशन को लगा ही नहीं सकते पॉलिटिक्स में. इंडिया में अगर आप एजुकेशन का पैरामीटर लगा दो ना, एलिजिबिलिटी, तो 60-70% लोग तो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे पॉलिटिक्स के लिए. हमने कह दिया कि ग्रेजुएशन के बिना आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते. अब ग्रेजुएटेड में तो हम यूथ ही यूथ बचे हैं. फिर बहुत कम लोग हैं. एनी हाउ बहुत लोग हैं. तो इस वजह से एजुकेशन का पैरामीटर कभी इंडियन पॉलिटिक्स ने अभी तक रखा नहीं है. सिर्फ इसी रीजन से, ताकि सब लोग जो है वो इन्वॉल्व हो सके पॉलिटिक्स में. डेमोक्रेसी है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल. तो हर किसी को मौका देना ज़रूरी है. अब सारे हम जैसे इंटेलेक्ट भर जाएं डेमोक्रेसी में, देश का कल्याण हो जाएगा. तो वही तो कह रही हूँ. अब ये इंडिया ही तो है. पॉलिटिक्स में बिल्कुल अनपढ़ बैठा होगा. मे बी उसका दूसरी जगह का इंटेलिजेंस ठीक हो, हाँ, इंटेलेक्ट लेवल उसका कम हो, लेकिन अगेन आईएएस उसके नीचे काम कर रहा है. समहाउ ऑटोनॉमी इतनी नहीं मिलती भाई. वो कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं. तो चीज़ें ऐसी ऐसी चलती हैं. तो ये तो इंडियन डेमोक्रेसी, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हम. ठीक है. तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. तो यही थी हमारी आज की क्लास. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे. वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. कोई डाउट हो तो डू कमेंट, आई विल रिजॉल्व.